स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ देख रहे हैं आप और मैं हूं वरुण जौहरी। जय हिंद, जय भारत। हम लोगों ने काफ़ी सारे इस देश में स्कैम्स देखे हैं। बैंक फ्रॉड स्कैम, चिट फंड स्कैम, इलेक्टोरल बॉन्ड स्कैम, डिजिटल अरेस्ट स्कैम हाल ही में देखा गया। इसके अलावा नीट स्कैम देखा हमने एग्ज़ाम्स में। SSC स्कैम भी अब आजकल सामने नज़र आ रहा है। हाल ही में हमने देखा एक और अजीबोगरीब स्कैम, फेक एम्बेसी स्कैम। लेकिन आज जिस स्कैम के बारे में आपको बताने वाले हैं, आप भी ये सोचने पे मजबूर हो जाएंगे कि अब अगर ये भी हो सकता है तो फिर और बचा ही क्या है और क्या क्या हो सकता है। आज आपको इस वीडियो में बताएंगे IVF स्कैम के बारे में, या ये कहें कि न्यू बॉर्न बेबी, नवजात शिशु स्कैम के बारे में। ये एक ऐसा स्कैम है जो आपको शॉक कर देगा, जो आपको पता चलेगा कि कैसे अबॉर्शन के लिए आने वाली महिलाओं को टारगेट किया जाता था, इंटेंशनली टारगेट किया जाता था। कैसे हज़ारों डोनर्स लाइनों में खड़े रहते थे, स्पर्म डोनर्स, एग डोनर्स लाइनों में खड़े रहते हैं मात्र 1500 रुपये के लिए पर सैंपल। ये आपको बताएंगे। और इसके अलावा आपको एक बहुत ही भयावह चीज़ पता चलेगी कि कैसे 90,000 रुपये में एक नवजात शिशु को खरीद कर 34 लाख रुपये में बेच दिया गया। ये एक ऐसा स्कैम है जो हाल ही में एक्सपोज हुआ है। इसके बारे में आज आपको डिटेल में बताने वाले हैं। पूरा ज़रूर देखिएगा एपिसोड, और आपसे यही गुजारिश है, शेयर कीजिएगा, कमेंट करके अपनी राय बताइएगा, क्योंकि आपकी राय बहुत ज़्यादा ज़रूरी है और देश की प्रगति उन्नति के लिए आपका व्यू पॉइंट बहुत ज़्यादा मायने रखता है। शुरुआत करते हैं आज के इस एपिसोड की। तो शुरुआत होती है 2008 से। बैंगलोर के बसवेश्वर नगर में एक कपल पहुंचता है। ये कपल दरअसल यहाँ पे इसलिए आया था क्योंकि काफ़ी समय से इनके कोई बच्चे नहीं थे। ये चाहते थे, पेरेंटहुड का सपना था इनका, और चाहते थे कि उनका भी कोई बच्चा हो। तो इस वजह से उन्होंने टीवी पर एक एडवर्टीज़मेंट देखा था और उसी के चलते बसवेश्वर नगर बैंगलोर के पहुंच चुके थे। उन्हें पता चला था कि यहाँ पे एक फर्टिलिटी सेंटर है जिसका सक्सेस रेट बहुत ज़्यादा है, और इसी के चलते वो पहुंच जाते हैं। सृष्टि ग्लोबल ट्रस्ट, यही था वो सेंटर जिसका इन्होंने ऐड देखा था। सृष्टि ग्लोबल ट्रस्ट जो था उसके ओनर थे KT गुरुमूर्ति। गुरुमूर्ति के पास जब ये पहुँचे तो ये जो कपल थे, दरअसल इनका नाम था धन बॉस्को और सरला जी, दोनों ने इनसे बात की। गुरुमूर्ति ने उनसे कहा कि बिल्कुल आपका जो बच्चा है वो हम आपको दे देंगे, और बहुत आपका बायोलॉजिकल बच्चा होगा, ये बायोलॉजिकल चाइल्ड होगा आपका, सक्सेस रेट हमारा बहुत ज़्यादा है। तो ये सब के चलते डील की गई। एक इस तरह की डील थी जिसमें पैसा मांगा गया गुरुमूर्ति के द्वारा इनसे 3.5 लाख रुपए। उसने कहा कि मैंने एक सैरोगेट मदर को अरेंज कर लिया है, और जो सीमेन सैंपल है वो बॉस्को का होगा, यानी कि जो मेल है उनका ही होगा, और इसी के चलते जो बायोलॉजिकल चाइल्ड है वो आपको मिल जाएगा। 3.5 लाख रुपए इनसे मांगे गए। ये डील इन्होंने कर ली। सारी चीज़ें ठीक चल रही थी अब तक। कपल ने भरोसा किया, पेमेंट कर दिया, सब कुछ हुआ। लेकिन 7 ही महीने बीते थे। ये कपल जो था अपने घर पे वापस आ गया था। 7 ही महीने बीते। 7 महीने के बाद गुरुमूर्ति की तरफ से, उसके मैनेजमेंट की तरफ से इनको फ़ोन किया जाता है कि आपका जो एक बच्चा है वो हुआ है, और उसको बताया गया कि सैरोगेट जो मदर है उसने एक लड़की को जन्म दिया है 7 महीने में ही। जब ये चीज़ सामने आई तो बॉस्को ने और उनकी वाइफ सरला जी ने पूछा कि पीरियड जो एक पूरा होता है 9 महीने का, उसके पहले ही 7 महीने में ये कैसे, क्यों आखिर ऐसे आपने किया है, और इस तरह से इतनी जल्दी कैसे डिलीवरी हो सकती है। तो गुरुमूर्ति ने इस पर कोई भी उन्हें सेटिस्फैक्ट्री आंसर नहीं दिया, और जब उन्होंने कहा कि आप हमारे पैसे वापस करिए, उसने पैसे वापस देने से मना कर दिया। तो ऐसी सिचुएशन में अब कपल के पास को जब कोई ऑप्शन नहीं था तो धन बॉस्को जी और सरला जी इस बच्ची को अपने घर ले गए। अब समय निकलता है, कई साल निकल जाते हैं, लेकिन इन सालों में इन दोनों ने ये देखा, कपल्स ने, कि वो जो बच्ची थी उसको हेल्थ इश्यूज़ होते गए। हर अगले साल उसको कोई ना कोई बीमारी या कुछ उसके साथ हेल्थ इश्यूज़ थे जो चलते गए। इन सब चीज़ों की वजह से सरला जी जो थी वो डिप्रेशन में आती गई, और करीबन 5 साल के अंतराल के बीच में ही उनकी डेथ हो जाती है, उनका निधन हो गया। धन बॉस्को अब अकेले रह गए। उन्होंने जब ये देखा तो उन्हें करीबन 5 साल बाद शक हुआ कि कहीं ना कहीं ये बच्ची जो है वो मेरी बच्ची नहीं है, ऐसा उन्हें लगा। उसकी वजह से उन्होंने एक DNA टेस्ट कराया। जब ये टेस्ट कराया और इसके रिज़ल्ट आए तो पूरा परिवार जो था वो शॉक हो गया था, क्योंकि ये बच्ची उनकी बायोलॉजिकल बेटी नहीं थी। यहाँ उनके साथ एक बहुत बड़ा फ्रॉड हुआ था, जो कि 5 साल पहले 2008 में किया गया था गुरुमूर्ति के द्वारा, सृष्टि ग्लोबल ट्रस्ट के द्वारा। यहाँ पे जब इनको ये बात पता चली, जनवरी 2014 में उन्होंने कंप्लेंट की, इसकी पुलिस कंप्लेंट की, और जब पुलिस ने इन्वेस्टिगेशन की, गुरुमूर्ति को अरेस्ट किया गया। तब यहाँ पे सामने ये आया इन्वेस्टिगेशन में, जो पता चली है बात, उससे सामने आता है कि गुरुमूर्ति ने ना सिर्फ धन बॉस्को और सरला जी के साथ में 19 और कपल्स ऐसे थे जिनके साथ में सेम इसी तरह का लाखों का स्कैम किया था साल 2008 में। ये चीज़ सामने आई। अब ये एक अर्ली केस था, एक 2008 की ये बात है, और आप देखिए कि रेट उसने उस समय पे कितना लिया था, इनसे 3.5 लाख
आपको यहाँ पे आज इस वीडियो में यही पता चलेगा कि कैसे समय के साथ इसका ये जो पूरा फ्रॉड है, ये लोग इसके रेट भी बढ़ाते गए हैं। तो यहाँ पे ये जो एक वार्निंग थी कि फर्टिलिटी क्लिनिक्स में किस तरह से स्कैम जो है वो भी चल रहा है, तो आपको सावधानी बरतनी चाहिए कि आप किस सेंटर को चुन रहे हैं IVF प्रोसीजर के लिए या इस तरह के किसी भी स्टेप के लिए। 2 साल यहाँ से निकलते हैं। अब 2 साल के बाद में अब आपको एक ऐसा केस बताते हैं कि जो कि एंड तक जो अभी उजागर हुआ है उसमें भी यहाँ इस केस का बहुत बड़ा हाथ है। साल 2016 में दरअसल हुआ क्या कि हैदराबाद में एक यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर था। इसको जो हेड करती थी, जो इसकी फर्टिलिटी मैनेजर थी, वो थी डॉक्टर नम्रता। एक US से कपल आते हैं, NRI कपल थे, भारत आते हैं। उन्होंने इस क्लिनिक के बारे में सोशल मीडिया पर भी देखा था, फेसबुक पर भी देखा हुआ था, TV पर भी एडवर्टीजमेंट देखा था। तो इसकी वजह से ये इस क्लिनिक में पहुंच जाते हैं और उन्होंने यहाँ पे डॉक्टर नम्रता से सेरोगेसी सर्विस ली। उन्होंने यहाँ पे क्या किया कि ये देखा कि हमें एक बच्चा चाहिए और उसके लिए अगर आप जो ये प्रोसीजर है वो आप करवा दें। नम्रता ने ये पूरा प्रोसीजर कराया और इसके बाद में ये डिस्कवर किया उस NRI दंपत्ति ने, जब वो US गए वापस, वहाँ पे उन्होंने DNA टेस्ट कराया, उन्हें पता चला कि वो जो सैरोगेट चाइल्ड था वो उनका था ही नहीं, वो बच्चा उनका था ही नहीं, बायोलॉजिकली उनका चाइल्ड नहीं था। यहाँ इन्होंने एक पुलिस केस रजिस्टर किया भारत के अंदर, हैदराबाद में, इस सेंटर के ऊपर। और ये पुलिस केस जो था बाद में वो कोर्ट में भी गया। कोर्ट के बाद जब ये केस कोर्ट में पहुँच गया, लंबा चला, इस समय पर यहाँ पे स्टेप लेते हुए तेलंगाना के मेडिकल काउंसिल ने डॉक्टर नम्रता का जो लाइसेंस था उसको सस्पेंड किया 5 साल के लिए। 5 साल के लिए यानी 2021 तक ये लाइसेंस अब सस्पेंड था। सस्पेंड करने के बाद में उन्हें रिस्ट्रिक्ट कर दिया कि वो कोई भी सरोगेसी प्रोसीजर जो है वो आगे अब नहीं कंटिन्यू कर पाएंगी, कंडक्ट उसे नहीं कर सकती। जो काउंसिल के वाइस चेयरमैन थे उनका इस पे पूरा बयान भी है, जी श्रीनिवास का, डॉक्टर जी श्रीनिवास का इस पे पूरा बयान भी आया। खैर ये सारी चीज़ें चली, लेकिन ये जो सस्पेंशन था वो नम्रता को या उस सेंटर को, यूनिवर्सल फर्टिलिटी सेंटर को रोक नहीं पाया था। ये आपको आगे पता चलेगा कैसे। सस्पेंशन ख़त्म हुआ है 2021 में और इसके बाद अपना लाइसेंस रीइंस्टेट करने के लिए एक बार फिर से तेलंगाना मेडिकल जो काउंसिल थी उसके पास में ये पहुंच जाती हैं। उन्होंने मना कर दिया कि आपके ऊपर एक केस अभी चल रहा है कोर्ट में, आप इन्वॉल्व हैं उस केस में, इस वजह से हम आपका लाइसेंस रिन्यू नहीं कर सकते, रीइंस्टेट नहीं कर सकते। स्टिल यहाँ पे चुपचाप सीक्रेटली अपना ये सेंटर जो था डॉक्टर नम्रता ने चलाना जारी रखा। लेकिन अब आप ये देखिए कि ये सिर्फ हैदराबाद तक सीमित नहीं था। ये जो पूरा IVF स्कैम था जिसकी शुरुआत हो चुकी थी 2019 से 2024 तक के बीच में, इसका बहुत बड़ा राइज देखा गया, ये बहुत तेज़ी से बढ़ा है। सिर्फ हैदराबाद तक नहीं, अब ये दिल्ली NCR रीजन में भी देखने को मिल रहा था। दिल्ली के अंदर 2019 में दिल्ली पुलिस ने एक IVF क्लिनिक के ऊपर रेड की थी। उन्होंने यहाँ पे जब रेड की तो उन्हें पता चला एक कॉल सेंटर चलाता है IVF क्लिनिक, और उस कॉल सेंटर का काम क्या है कि ये 10,000 रुपये रजिस्ट्रेशन कराते हैं लोगों से। ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जिनके बच्चे नहीं हैं और वो चाहते हैं, या ऐसे लोगों को टारगेट करते हैं जो लड़का ही चाहते हैं। इनको टारगेट करने के बाद में उन्हें बेबी बॉय के लिए, मतलब उसके सिलेक्शन के लिए थाईलैंड, सिंगापुर, दुबई भेजा जाता है। क्यों भेजा जाता है? क्योंकि ये वो कंट्रीज़ हैं जहाँ पे सेक्स सिलेक्शन जो है वो इलीगल नहीं है। तो यहाँ पे वो लोग अपना सेक्स सिलेक्शन करते हैं और सारी चीज़ें करते हैं। 10,000 रुपये ये जो यहाँ का एक रिलेशनशिप ऑफिसर था उसको भी अरेस्ट किया गया, ये इनसे लेता था। और इसके बाद ये पूरा जो स्कैम था ये भी यहाँ पे चल रहा था। ये भी पूरा भाई IVF स्कैम, सैरोगेसी स्कैम जो है आप इसको कह सकते हैं, फर्टिलिटी सेंटर्स जो चला रहे थे, ये सारी चीज़ें थी। इसी साल दिल्ली के पटेल नगर के अंदर एक सिमिलर ऑपरेशन था, उसको एक्सपोज किया पुलिस ने, उसको ही पकड़ा। 2021 के अंदर एक और शॉकिंग केस यहीं से दिल्ली से सामने आया था। रजौरी गार्डन का एक हॉस्पिटल था, एक एग डोनर, एक महिला ऐसी थी जो वहाँ पे काम करती थी इस हॉस्पिटल के अंदर, और उसने हॉस्पिटल से एक 2 साल के बच्चे को किडनैप कर लिया। और वो क्यों किडनैप किया गया था उसको? क्योंकि वो पंजाब की एक फैमिली से उसने डील कर रखी थी, उस काम करने वाली यहाँ पे महिला ने, वो उनको ये बच्चा बेचने वाली थी। जब पुलिस ने इस बच्चे को रेस्क्यू किया है तो यहाँ पे 4 लोगों को महिला के साथ में अरेस्ट किया, जिसमें से एक जुवेनाइल भी था। तो ये एक पूरा जो हॉस्पिटल का स्टाफ था उसमें ये लोग काम करते थे और वहीं से ये इतना बड़ा इन्होंने किडनैपिंग की थी हॉस्पिटल के अंदर से बच्चे की। इसके अलावा 2022 में, अगले ही साल, यानी आप देखिए, ग्रेटर नोएडा से एक डॉक्टर को अरेस्ट किया गया। ये डॉक्टर जो था, दरअसल इसने क्या किया था, ये IVF क्लिनिक का ओनर था। IVF क्लिनिक का ओनर, इसको क्यों अरेस्ट किया गया? क्योंकि यहाँ पे इसने एक 34 साल की महिला थी जिसकी ये जो IVF प्रोसीजर था वो ये कर रहा था, और इस ऑपरेशन के दौरान उस महिला की मौत हो जाती है। जब इसकी जांच की गई, इन्वेस्टिगेशन की गई, परिवार के द्वारा महिला के डॉक्टर के ऊपर आरोप लगाया गया। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये डॉक्टर दरअसल फर्जी डॉक्टर है, फेक डॉक्टर है, इसके पास कोई असल में मेडिकल डिग्री थी ही नहीं, और ये IVF प्रोसीजर कर रहा था। इसलिए कहते हैं कि जब भी किसी भी क्लिनिक पे जाएं, किसी भी डॉक्टर के पास जाएं, पता कर लें कि ये फर्जी डॉक्टर नहीं है,
असली है, उसका क्लिनिक असली है, उसकी डिग्री असली है, क्योंकि कई बड़े बड़े केसेस में हमने ऐसा देखा है। हाल ही में हमने भी खुद एक केस इस पे अपनी इसी पूरी सीरीज़ में इन्हीं एपिसोड्स में किया था। आपको याद होगा जॉन एम कैम्प के बारे में। वो डॉक्टर जो कि न जाने कितने सालों से मध्य प्रदेश के अंदर, दिल्ली के अंदर, छत्तीसगढ़ में फर्जी ऑपरेशन कर रहा था, वो भी हार्ट सर्जरीज़, और बाद में अभी जाके एक्सपोज हुआ है कि वो एक फर्जी डॉक्टर था। उसने बड़े बड़े नेताओं के साथ अपने फ़ोटोज़ ऐसे लगा रखे थे और बड़े बड़े अस्पताल उसको अपने ऑपरेशन के लिए बुलाते थे, सर्जरी के लिए। तो हमेशा सतर्कता बरतें इन चीज़ों में भी। अब ये ऐसा समय है। खैर, आगे बढ़ते हैं अपने केस में। यहाँ से आपने देखा कि अब ये जो पूरा ओवरऑल स्कैम था, ये सिर्फ हैदराबाद तक या बेंगलोर तक नहीं, दिल्ली तक भी आ चुका था, पैन इंडिया फैल रहा था। लेकिन अब एक बार फिर से चलते हैं हैदराबाद का वही डॉक्टर नम्रता का यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर, जहाँ पे जिसका लाइसेंस जो था वो तेलंगाना मेडिकल काउंसिल ने कैंसिल किया था। हुआ क्या कि 2021 में जब ये लाइसेंस एक बार फिर से करने के लिए गई, अपना उन्होंने रीइंस्टेट करने के लिए गई, तो मेडिकल काउंसिल ने कहा कि हम नहीं करेंगे इसको, क्योंकि आपके ऊपर अभी भी एक कोर्ट ऑर्डर जो है वो चल रहा है, कोर्ट केस में आप अभी संलिप्त हैं। इन्होंने यहाँ से क्या किया कि ये क्लिनिक को रोका नहीं, इस क्लिनिक को लगातार चालू रखा। क्लिनिक की हैदराबाद के अंदर, विजयवाड़ा के अंदर, विशाखापट्टनम के अंदर जो ब्रांचेस थी उनको एक्सपेंड कर दिया। मतलब आप ये देखिए कि अब ये इस तरह से लगातार करते जा रहे हैं, और मेडिकल काउंसिल जो है उन्होंने इस पर संज्ञान नहीं लिया, उस पर रीचेक नहीं किया कि आखिर ये चला रहे हैं या नहीं चला रहे, या फिर अंदर कोई मिली भगत है। जो भी चीज़ें, इसकी प्रॉपर इन्वेस्टिगेशन होगी। खैर, यहाँ पे जो ब्रांचेस थी उनको इलीगली ऑपरेट करना जारी रखा। दूसरे डॉक्टर्स के क्रेडेंशियल्स जो थे उनका यूज़ करना शुरू किया फ्रॉड करने के लिए, जिससे कि शक ना हो। दूसरी चीज़ एक और क्या की, लेटर हेड के ऊपर गलत इन्फॉर्मेशन प्रिंट करके डाली गई, जिससे कि पता ना चले कि यूनिवर्सल फर्टिलिटी सेंटर की तरफ से हो रहा है, क्योंकि ये तो सस्पेंड है इसका लाइसेंस। तो गलत जो लेटर हेड है उनकी इन्फॉर्मेशन यहाँ पे प्रिंट की गई, पूरा का पूरा ये नाटक किया गया। और यहाँ पे ये चाहें आप इस तरह से देखिए कि अथॉरिटीज़ ने इसको ओवरसाइट किया है या इंटेंशनली किया गया है, ये सब पूरा जांच का विषय है। तो ये स्कैम जो था इस तरह से बहुत बड़ा होता गया। स्कैम में फंसे कैसे कैसे लोग, अब आपको ये पता चलेगा। अगस्त 2024 में राजस्थान के झुंझुनू के रहने वाले एक कपल, सोनम और अक्षय जिनका नाम था, ये पहुंचते हैं सीधा सिकंदराबाद। दरअसल ये इसलिए पहुंचे थे क्योंकि इनका सपना था कि हम भी माँ बाप बने, पेरेंटहुड का सपना था उनका। और इस वजह से यहाँ पे जब पहुँचते हैं सिकंदराबाद, तो यहाँ पहुँचने के बाद उन्होंने रेलवे स्टेशन के पास में एक घर रेंट पे लिया, एक होटल था, एक कमरा था, उसको रेंट पे लिया। और यहाँ पे उन्होंने इंटरनेट पर इसके बाद रूम के अंदर से ही अपने जो हॉस्पिटल्स थे आसपास के, फर्टिलिटी सेंटर्स थे, उनको सर्च करना शुरू कर दिया। इन्होंने यहाँ पे जब देखा तो उन्हें यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर, यही सेंटर डॉक्टर नम्रता का, वो अव्वल नंबर पे देखा। उन्होंने देखा यहाँ पे कि इस सेंटर का रेट बताया गया है, जो ओनर है उनके द्वारा 85% हमारा सक्सेस रेट है। हम जो IVF प्रोसीजर करते हैं वो सक्सेसफुली डन होता है, क्योंकि हमारा परसेंटेज बहुत अच्छा है, हमारे पास एक्सपीरियंस लोग हैं। ये सारी चीज़ें यहाँ पे बताई गई थी सोशल मीडिया पे। तो ये प्रॉमिस किया गया था इस सेंटर के द्वारा। क्लिनिक ने कपल से ये कहा कि आप मेडिकली पूरी तरह से फिट हैं। मेडिकली जब चेकअप किया उनका, तो कहा गया कि आप कंसीव करने के लिए पूरी तरह से फिट हैं। लेकिन ओनर ने यहाँ पे ये कहा, यानी कि डॉक्टर नम्रता ने ये कहा कपल से कि आप सेरोगेसी को प्रेफर करिए, IVF से ज़्यादा सेफ़ और रिलायबल है। इन्होंने जो कपल थे उनसे कहा गया इसके बाद कि आपका ही जो स्पर्म है, आपका जो एग है, उसको यूज़ किया जाएगा, सारा लीगल पेपर वर्क जो है वो हम ही हैंडल करेंगे। सारी चीज़ आप देखिए, प्रोसेस बना हुआ था, ये इन्हें बता दिया गया इस कपल को। इनको अब पैसे की बात थी कि पैसे भाई कितना क्या लगेगा। पैसे के लिए बताया गया कि IVF प्रोसीजर जो है वो आपका कॉस्ट करेगा 2 लाख से 6 लाख रुपए पर साइकिल, और जो सेरोगेसी है उसके लिए, जिसके लिए हम आपको प्रेफर कर रहे हैं, तो वो आपका लगेगा कम से कम 30 से 34 लाख रुपए। उसके लिए 30 से 34 लाख रुपए इनसे मांगे गए। कहा गया कि आप सेरोगेसी प्रेफर करिए, और इसके बाद जो हाफ अमाउंट है वो आप हमारे बैंक में ट्रांसफ़र करिएगा, और बाकी जो आधा अमाउंट है वो आप हमें कैश में दीजिएगा। ये सारी चीज़ें होने के बाद में जो कपल था वो इस पर मान जाता है। अच्छा, जब ये मान गए तो उनसे प्रॉमिस किया गया कि जो आपका बच्चा है, जो आपका बायोलॉजिकल चाइल्ड है, हम उसको आपको जब डिलीवर करेंगे, जब आपको देंगे वो बच्चा, उस समय पे DNA टेस्ट पूरी तरह से कराएंगे, आपको विश्वास दिलाएंगे कि भाई ये आपका ही बच्चा है, प्रॉपर DNA टेस्ट उसका होगा। कपल ये बात मान जाते हैं, वो खुश थे इससे, और उन्होंने 16 अगस्त 2024 को पहला पेमेंट किया, यानी जो हाफ पेमेंट था वो उन्होंने यहाँ पे कर दिया। इसके बाद उन्हें विशाखापट्टनम की एक ब्रांच में भेजा जाता है, इसी क्लिनिक की, फर्टिलिटी सेंटर की। वहाँ पे जाके जो एम्ब्रियो
प्रोसीजर होता है वो कराया गया और उसके बाद वो जो कपल था वो वापस से अपना ये सब प्रोसीजर कराने के बाद राजस्थान के झुंझुनू अपने गांव घर में पहुंच जाता है। लेकिन जून 2025 में सेंटर की तरफ से, इस क्लिनिक की तरफ से फ़ोन किया जाता है इस कपल को राजस्थान में और कहा जाता है कि सी सेक्शन के ज़रिए एक बेबी बॉय का जन्म हुआ है, उसको वो पैदा हुआ है और लोटस हॉस्पिटल विशाखापट्टनम के अंदर। यहाँ आपका जो बच्चा है वो हो गया है। डिलीवरी के जो एक्सपेंसेस हैं उनके लिए 2 लाख रुपए एक्स्ट्रा अभी चाहिए, तो वो आप और भेज दीजिए। यानी कि जो 30 लाख रुपए लिए थे वो तो लिए ही, उसके अलावा 2 लाख रुपए डिलीवरी के टाइम पे यहाँ पे उनसे ले लिया कि भाई अब बच्चा जब है वो डिलीवरी हो चुकी है तो आपको उसका एक्सपेंस देना पड़ेगा। पहले से ये सब नहीं बताया गया था। अच्छा, अब यहाँ पे जब ये बच्चा पैदा हुआ, इसके बाद उस बच्चे के साथ में, उस नवजात शिशु के साथ में कपल को फर्जी दस्तावेज़ वो बना के दे दिया। ये बना के दिए जाते हैं, उनको उसमें दिखाया गया था कि वो बायोलॉजिकल पेरेंट्स हैं। पूरे नाम जो थे वो सब फर्जी लिखे गए थे, सारी की सारी रिपोर्ट जो थी बच्चे की माँ बाप से मैच करके फर्जी लिखी गई थी। लेकिन जब इस कपल ने डीएनए टेस्ट की बात की, क्योंकि उन्होंने कहा था सेंटर ने कि आपको डीएनए टेस्ट कराने के बाद में बच्चा डिलीवर किया जाएगा, जब कपल ने कहा कि आप डीएनए टेस्ट तो कराइए, फाइनल जो है वो सबूत मिल तो जाए, भाई भरोसा तो हो जाए, तो क्लिनिक के ओनर ने यानी डॉक्टर नम्रता ने मना कर दिया और उसके बाद एक तरह से आनाकानी करते रहे। जब ये सब चीज़ें सोनम को और अक्षय को, जो कपल थे राजस्थान के, इनको जब सस्पिशियस लगी तो उन्होंने खुद उस बच्चे को लेके वो दिल्ली आए। दिल्ली के वसंत कुंज के डीएनए फॉरेंसिक लेबोरेटरी में उन्होंने उसका टेस्ट कराया, डीएनए टेस्ट कराया। और जब ये टेस्ट आया तो वो लोग शॉक्ड हो गए थे, इमोशनली टूट चुके थे, क्योंकि उनका पैसा भी लूट लिया गया था, क्योंकि ये जो बच्चा था वो बायोलॉजिकली उनका था ही नहीं। दोस्तों, वीडियो में आगे बढ़ें, आपको बताएं कि ये जो स्कैम है वो एक्सपोज कैसे हुआ। इसके पहले एक ज़रूरी अनाउंसमेंट आप लोगों के लिए। अगर आप लोग जो ये वीडियो देख रहे हैं यूपीएससी सीएसई की तैयारी करना चाहते हैं भारत के बेस्ट एजुकेशन प्लेटफॉर्म स्टडी IQ के साथ, आपका सपना है इस एग्ज़ाम को क्रैक करना, IAS IPS ऑफिसर बनना, देश की प्रगति उन्नति में अपना योगदान देना, तो यहाँ पे स्टडी IQ हमेशा से आपकी इस तैयारी को मजबूत और आसान बनाता हुआ है। सारे बैचेस, सारे कोर्सेज, नई क्लासेस आपके लिए अवेलेबल हैं, नए बैचेस हैं। स्क्रीन पर जो आपको बैचेस दिख रहे हैं शुरू होने वाले हैं जल्दी। वीडियो के नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में जाइए, परचेज लिंक पर क्लिक करिए, अपना कोर्स परचेज कीजिए और वहाँ पे जो आपको प्राइस दिख रहा है, यकीन मानिए सबसे बड़ा डिस्काउंट आपको उस पर मिलेगा। VJ लाइव कोड लगाकर, ये आपका कोड है, इसको मत भूलेगा। VJ लाइव कोड लगाइए, अपनी तैयारी को मजबूत तो बनाएंगे, आसान बनाएंगे। हमारी शुभकामनाएं आपके साथ है। आगे बढ़ते हैं अपने एपिसोड में। तो जब सोनम और अक्षय को पता चला कि ये जो बच्चा है वो उनका बायोलॉजिकल चाइल्ड नहीं है, जब डीएनए टेस्टिंग उन्होंने दिल्ली में वसंत कुंज में करा ली, इसके बाद उन्होंने सीधा सिकंदराबाद में इस फर्टिलिटी सेंटर को कांटेक्ट किया। कांटेक्ट करने पर इस सेंटर ने उनके नंबर्स ब्लॉक कर दिए, उनसे बात करने से मना कर दिया। ये सब चीज़ें देखते हुए ये जो कपल था ये वापस सिकंदराबाद जाता है। वहाँ जाने के बाद में उसने जब फर्टिलिटी सेंटर में जाके देखा तो ये गायब हो गए थे। ये लोग जो वहाँ के मैनेजमेंट थे, उन लोगों ने मिलने से मना कर दिया था। उसके बाद हार कर इस कपल ने सीधा गोपालपुरम पुलिस स्टेशन में अपनी शिकायत दर्ज कराई। वहाँ पे जाके उन्होंने कंप्लेंट की, पुलिस ने इसके बाद इन्वेस्टिगेशन शुरू की। अब जब ये केस था, इतना बड़ा केस, इतना बड़ा अमाउंट उसमें सामने था, पुलिस ने प्रॉपर तरीके से अपनी तहकीकात करनी शुरू की। पुलिस की तहकीकात के दौरान तब ये पता चला कि ये एक बहुत बड़ा बेबी सेलिंग रैकेट भी है जो इसमें इन्वॉल्व है। ये सिर्फ एक IVF स्कैम नहीं है, न्यूबॉर्न बेबी स्कैम नहीं है, यहाँ पे एक बहुत बड़ा बच्चों को सेल करने वाला, नवजात शिशु को सेल करने वाला रैकेट है, वो भी यहाँ पे अनकवर हुआ। पुलिस ने क्लिनिक के ओनर के ऊपर यानी कि डॉक्टर नम्रता के, इनके ऊपर भारतीय न्याय संहिता एक्ट 2023 के सेक्शन 61 क्रिमिनल कॉन्स्पिरेसी, 316 क्रिमिनल ब्रीच ऑफ ट्रस्ट, 335 फॉर्जरी, 336 फॉर्ज डॉक्यूमेंट यूज़ और 340 चीटिंग के अंदर उन्हें बुक किया है। साथ ही सैरोगेसी रेगुलेशन एक्ट 2021 के सेक्शन 38, 39 और 40 के अंडर यहाँ पे भी ये केस जो है इनके ऊपर रजिस्टर किए गए हैं। खैर फाइनली ये सब चीज़ें हुई। इन्वेस्टिगेशन में अब क्या क्या पता चला वो बहुत ज़्यादा शॉकिंग है। इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर कम से कम 15 ऐसे कपल हैं जिनके साथ में 20 से 30 लाख का, 35 लाख का ये जो फ्रॉड है ये कर चुका है लगातार। उन्हें अनरिलेटेड बेबीज़ इस तरह से दिए जाते हैं और ये जो बच्चे होते हैं उनको किसी दूसरे कपल से जिनकी स्थिति ठीक नहीं है, आर्थिक स्थिति, उनसे ख़रीदा जाता है। ये सारा पूरा एक धंधा है जो ये चला रहे थे, यहाँ पे स्कैम था पूरा। क्लिनिक ने यहाँ पे फर्जी दस्तावेज़, मेडिकल रिपोर्ट बनाई, डॉक्यूमेंट बनाए, बिना प्रॉपर लाइसेंसिंग के ऑपरेट किया। ये सब इन्वेस्टिगेशन में पता चला। ये सब बहुत ही बेसिक चीज़ें थी जो कि अभी हमने आपको बताई और ये सब लगातार चल रहा था। पुलिस ने ये भी डिस्कवर किया लेकिन यहाँ पे कि क्लिनिक के आसपास कई सारे लॉज थे, होटल्स थे रुकने के लिए, छोटे छोटे होटल, लॉज, बेड एंड ब्रेकफास्ट जो रूम्स होते हैं वो यहाँ पे अवेलेबल थे
और यहाँ पे उन महिलाओं को ज़्यादातर रखा जाता था जो कि ऐसी महिलाएं होती थी जो या तो सरोगेसी के लिए लाई गई हैं या फिर अबॉर्शन के लिए आई हुई हैं। इन महिलाओं को यहाँ से जो एजेंट्स थे, एजेंट लगा रखे थे ऐसे क्लिनिक्स ने, और उन एजेंट का काम ये होता था कि वो ऐसी महिलाओं को टारगेट करते थे। वहाँ से महिलाओं को टारगेट करके उन्हें पैसा ऑफ़र करते थे, एक भारी बड़ा अमाउंट। खैर वो पैसा पूरा उन्हें कभी दिया नहीं जाता था, भारी अमाउंट उनको ऑफ़र इसलिए किया जाता था जिससे कि वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखें, और जो एबॉर्शन के लिए अगर कोई महिला आई है तो वो अपनी प्रेगनेंसी को कंटिन्यू रखे और बाद में वो जो बच्चा है उसको बेच दे। एक इस तरह का केस, इस तरह का स्कैम क्या कुछ हो रहा है देश में। एक ऐसे ही स्पेसिफिक केस में जो ये सोनम और अक्षय का केस है, इसमें ये पता चला कि इनका भी जो बच्चा इन्हें दिया गया था, दरअसल वो एक असम का एक पुअर कपल था। उसको बताया जाता है आर्थिक स्थिति उनकी ठीक नहीं थी, हैदराबाद में काफ़ी समय से रह रहे थे। उनसे एक एजेंट ने ख़रीदा था, यानी कि ये जो फर्टिलिटी सेंटर है, इन्होंने असम के एक कपल को पैसे देके उनसे वादा किया गया था उस कपल से कि उन्हें 15 लाख रुपए मिलेगा इस बच्चे को बेचने का, जबकि असल में उन्हें दिया गया सिर्फ 90,000 रुपये। 90,000 में बच्चा ख़रीदा था। एक जो एजेंट था धनश्री संतोषी, उसको भी आइडेंटिफाई किया यहाँ पे पुलिस ने, उसने ही ये डील अरेंज की थी। और इसके बाद उस बायोलॉजिकल मदर को, यानी कि वो जो असम के कपल में जो फीमेल थी, उसको यहाँ से विशाखापट्टनम भेजा गया था डिलीवरी के लिए। डिलीवरी होने के बाद में उनको सिर्फ 90,000 रुपये दिए गए। बाद में इस पूरे सेंटर ने फर्जी दस्तावेज़ बनाए सोनम और अक्षय के से रिलेट करके उस बच्चे के, और उसके बाद ये जो बच्चा था वो इन्हें करीबन 30 लाख रुपए में बेच दिया गया। 90,000 रुपये उसके असली जो माँ बाप थे उनको दिए, वादा किया 15 लाख का, और उसके बाद बेच दिया उसके नए माँ बाप को बेवकूफ़ बनाकर 30 लाख रुपए में। तो इनफैक्ट 32 लाख रुपए हैं, क्योंकि 2 लाख बाद में मिली है। तो ये एक पूरा बड़ा स्कैम था। खैर यहाँ पे उस बच्चे को अभी पुलिस ने शिशु विहार वुमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर डिपार्टमेंट जो है वहाँ पे भेज दिया है। वहाँ पे उसकी केयर हो रही है पूरी तरह से, और इन लोगों को यहाँ पे अरेस्ट कर लिया गया है। तो अब एक ये केस था, लेकिन इसके बाद जब ये केस की इन्वेस्टिगेशन हो रही थी तो इस समय पर कई और नए केस भी सामने आने लगे, और कई सारे और लोगों ने भी अपने बयान देने शुरू किए कि हमें तो, कुछ लोगों ने कहा कि हमें पता नहीं था, जो यहाँ पे आसपास जिनके घर थे उन्होंने कहा कि हमें नहीं पता था इतने समय से यहाँ पे ये जो हॉस्पिटल है वो ऑपरेट कर रहा है, लेकिन उसमें ये सब चलता है। कई लोगों ने कहा कि हाँ, कुछ ऐसे लॉज हैं जहाँ से कुछ सस्पिशियस एक्टिविटीज़, कुछ सस्पिशियस इंसिडेंट हुए थे, ऐसे केसेस हुए थे जिनको दबा दिया गया। उसमें से एक केस सामने आया 26 नवंबर 2024 का। बताया यह गया कि हैदराबाद के रायदुर्गन में एक दिल दहला देने वाली घटना हुई थी। और ये एक ऐसी घटना है दोस्तों जिसको अब आप सुनेंगे तो आपको एक अलग पहलू, एक कड़वी सच्चाई, एक डार्क जो फेस है वो पूरे इस स्कैम का देखेगा। यहाँ पे एक 26 साल की लड़की थी, वो सरोगेसी के लिए आई हुई थी। उड़ीसा से उसको लाया गया था एजेंट के द्वारा, यहाँ पे उसको हैदराबाद उसको लाया गया। किस लिए? कि 10 लाख रुपए दिए जाएंगे, जब ये उसका जो हिस्सा होगा वो 10 लाख का होगा। तो वो यहाँ पे रुकी हुई थी एक घर के अंदर अपने पति के साथ में। अचानक एक दिन 9th फ्लोर से गिरकर उसकी डेथ हो जाती है। जब इस चीज़ की बाद में खुलासे हुए, इसमें कई सारी इन्वेस्टिगेशन हुई, तो पता ये चला कि दरअसल ये दोनों कपल जो थे, ये 26 साल की लड़की जो आई हुई थी यहाँ पे और पूरा एजेंट उसको लाया था, तो वो लोग रुके थे राजेश बाबू एक शख्स था, उसके और उसकी पत्नी के घर में। ये घर जो था दरअसल सरोगेसी के लिए एकोमोडेशन प्रोवाइड करता था। ऐसे ही क्लिनिक्स जो थे उनसे उसका पूरा का पूरा महीने का मंथली जो रेंट था वो बंधा रहता था, वहाँ से भी उसको पैसे मिलते थे, इन लोगों से ही पैसे मिलते थे। और राजेश जो था उसके ऊपर ये इल्ज़ाम लगा कि उसने सेक्सुअली असॉल्ट करने की कोशिश की थी इस 26 साल की लड़की को जो यहाँ पे सरोगेसी के लिए आई हुई थी। उसको असॉल्ट करने की कोशिश की, लड़की ने खुद का बचाव किया और बालकनी से आधी रात में अचानक से स्लिप हो गई और स्लिप होके नीचे गिरी। 9th फ्लोर से उसकी यहाँ मौत हो जाती है। तो ये एक ऐसा केस है जो और एक डार्क जो फेस है इस पूरे स्कैम का ये दिखाता है। खैर पुलिस ने अब अपनी जब इन्वेस्टिगेशन जो थी उसको एक्सपेंड किया तो उन्हें कई और चीज़ें, कई और सेंटर्स के बारे में पता लगने लगा। पुलिस को पता चलता है कि सिकंदराबाद ईस्ट मेट्रो स्टेशन के पास एक सेंटर है जो कि ऑपरेट कर रहा है, जिसका नाम है इंडियन स्पर्म टेक। अब ये जो सेंटर था, पुलिस ने यहाँ पर रेड की। ये सेंटर जो था दरअसल यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी सेंटर से महज 400 मीटर की दूरी पर था, वहीं उसी एरिया में था। यूनिवर्सल सृष्टि फर्टिलिटी क्लिनिक के बारे में सबको पता चल ही चुका था, पुलिस इसके बारे में इन्वेस्टिगेशन कर ही रही थी। इंडियन स्पर्म टेक सेंटर पे जब पुलिस ने रेड की है तो वहाँ पे लाइन में लगे हुए मिले उन्हें 17 स्पर्म डोनर्स, 11 एग डोनर्स, और ये सभी अलग अलग जगह से आए हुए थे। जो स्पर्म डोनर्स थे उन्हें आंध्र प्रदेश और तेलंगाना के अलग अलग पार्ट से लाया गया था, और जो एग डोनर्स थी महिलाएं, वो सारी लड़कियां दिल्ली से लाई गई थी।
यहाँ पे इन सबको 1100 से 1500 रुपये पर सैंपल दिया जाता था, पैसा दिया जाता था क्विक कैश के लिए। ये लोग यहाँ पे आए हुए थे, उसके लालच में इनको फंसा के लाया गया था 2 एजेंट्स के द्वारा, जिसका एक नाम था एल शिवा 35 साल का और दूसरा था उसका एक और ब्रोकर जो मध्य प्रदेश से आता था। तो ये 2 अलग अलग ब्रोकर थे जो इनको लाते थे। यहाँ पे इन सबको लाने का एक और कारण ये था कि ये सभी कम उम्र के लोग थे। जो लड़के थे वो 22 से 30 साल की उनकी सिर्फ उम्र बताई जाती है और ये स्पर्म डोनर्स बन गए थे, यहाँ पे पैसे के लिए आते थे। इंडियन स्पर्म टैग के ऊपर पुलिस ने दरअसल इसलिए रेड की थी क्योंकि उन्हें ये पता चला कि अहमदाबाद में इसका हेडक्वार्टर है और ये बिना लाइसेंस के स्पर्म कलेक्शन यूनिट चला रहा है। ये यहाँ पे इस तरह से उसको इलीगली काम कर रहा है। जो सैंपल्स होते हैं उसको फ्रीज़ करके अहमदाबाद भेजा जाता है, वहाँ पे वो प्रोसेस होते हैं और उसके बाद में ये जो रिपोर्ट्स हैं ये पूरी तेलंगाना भेजी जाती हैं। ये सब चीज़ें थी, एक बड़ा स्कैम था, ये यहाँ पता चला है। अभी और भी इन्वेस्टिगेशन इस पर चल रही है। खैर जनवरी 2025 फाइनली यहाँ पे पुलिस ने डॉक्टर नम्रता और उनके बेटे को, जो कि एक प्रैक्टिसिंग लॉयर है, उनको अरेस्ट किया। उनके साथ में 6 और लोगों को अरेस्ट किया, जिसमें हॉस्पिटल का जो स्टाफ है वो भी शामिल है, कुछ एजेंट शामिल हैं, डॉक्टर शामिल हैं। तो इन सबको अरेस्ट किया गया है। अच्छा, ये भी सामने बात आई है, बताई गई है इसमें कि जो नम्रता हैं, डॉक्टर नम्रता, उनका जो बेटा जो प्रैक्टिसिंग लॉयर है, ये भी कहा गया कि जब जब लोगों ने आवाज़ उठाई है, किसी भी चैनल ने, किसी भी लोगों ने, तो उसने उनके ऊपर केस भी किया है। तो ये सब चीज़ें भी यहाँ पे सामने आती हैं। ओवरऑल ये देखा गया कि गोपालपुरम और विशाखापट्टनम की जो ब्रांचेज़ हैं, इन सब के ऊपर पुलिस ने रेड की। वहाँ से कई अलग अलग चीज़ें बरामद हुई। वहाँ से प्रेगनेंसी रिलेटेड जो टूल्स थे, इक्विपमेंट्स थे, वो बरामद हुए। IVF इक्विपमेंट बरामद हुए, सेक्स डिटर्मिनेशन डिवाइसेस मिले, सैरोगेसी रिकॉर्ड्स, फर्जी दस्तावेज़ और डिजिटल डिवाइसेस जो हैं, इन सबको रिकवर कर लिया है पुलिस ने। इसके बाद कई और के, जब ये केस उजागर हुआ इस समय पर, तो कई और केस भी यहाँ सामने आने लगे। एक केस में बताया कि नलगोंडा डिस्ट्रिक्ट के एक कपल से यहाँ पे 44 लाख रुपए ठगे गए हैं। इसी तरह से उनको इसी तरह से पागल बना के, उनको उनके इमोशंस के साथ में खेल कर इसी तरह 44 लाख रुपए उनसे ठगे गए। अब यहाँ पे जब ये केस सामने आया, अच्छा NRI एक और कपल था जो जहाँ पे उससे 25 लाख रुपए लिए गए थे 2016 में। तो ये चीज़ सामने आती है। तेलंगाना ह्यूमन राइट कमीशन अब सामने आया। उन्होंने सुओ मोटो कॉग्निजेंस लेते हुए यहाँ पे इन सारी रिपोर्ट्स के ऊपर डायरेक्टली हेल्थ और मेडिकल फैमिली वेलफेयर डिपार्टमेंट को ये कहा है, उनके प्रिंसिपल सेक्रेटरी को ये कहा है कि 28 अगस्त 2025 तक हमें एक डिटेल्ड रिपोर्ट चाहिए इस पर। टाइमिंग भी दी उन्होंने, सुबह के 10 बजे 28 अगस्त 2025 तक हमें एक कॉम्प्रहेंसिव रिपोर्ट जो है वो आप इसके ऊपर सबमिट करिए। और साथ ही साथ एक 3 मेंबर की कमेटी भी बनाई गई है तेलंगाना ह्यूमन राइट कमीशन के द्वारा। स्टेप उन्होंने बहुत अच्छा ही लिया है। उन्होंने यहाँ पे एक कमेटी बनाई है हेल्थ ऑफिसर्स की, और उसमें 10 दिन के अंदर उनसे ये कहा गया है कि तेलंगाना के सारे फर्टिलिटी सेंटर्स जो हैं उनका इंस्पेक्शन किया जाए, देखा जाए यहाँ पे कि कोई भी वायलेशन तो नहीं हो रहा है, और जो वायलेशन हो रहा है उस पर कड़ी कार्रवाई की जाए। तो ये देखिए आप कि ये स्कैम जो है सिर्फ इस फर्टिलिटी सेंटर तक सीमित नहीं है। पुलिस को ये भी पता चला कि कई सारे इस सेंटर ने और बाकी इस तरह के कई और सेंटर्स ने छोटे छोटे जो पैथोलॉजी होती हैं, जो सेंटर्स होते हैं, उनको कमीशन दे के रखा था, ताकि वहाँ पे कोई भी अगर महिला आती है जो पोटेंशियल सरोगेट मदर बन सकती है, या फिर अबॉर्शन के लिए कोई महिला है जो सीख कर रही है, जो आ रही है वहाँ पे, तो उसको सीधा यहाँ डाइवर्ट किया जा सके, उसको रेफ़र किया जा सके। तो इसके लिए कमीशन भी यहाँ पे बांधा हुआ था इनने। जो लॉज थे, आसपास के बेड एंड ब्रेकफास्ट रूम थे, यहाँ पे इन महिलाओं को रखा जाता था। उसके बाद किस तरह से ये प्रोसीजर चलता था वो अब आपको पता चल गया है। एक ऐसा स्कैम जिसने ना सिर्फ हेल्थ केयर सिस्टम के जो लूपहोल्स हैं उनके ऊपर यहाँ पे अब ध्यान दिलवाया है, बल्कि ये भी बताया है कि कई बार चीज़ों के ऊपर से देखने से उनके अंदर तहकीकात ना किए जाए तो एक बहुत बड़ा जो स्कैम है वो उजागर होते होते रह जाता है। अगर सही टाइम पर यहाँ पर जांच की जाती कि अगर लाइसेंस सस्पेंड होने के बाद भी ये ऑपरेट किस तरह से कर रहे हैं, तो शायद ये स्कैम नहीं होता। इतने लोगों का जो पोटेंशियली जो उनको एक हार्म है वो नहीं पहुँचाया जाता, इतने सारे लोगों का फाइनेंशियली उनको लूटा नहीं जाता, और साथ ही साथ इमोशनली यहाँ पे जो पेरेंटहुड का सपना देखते हैं जो लोग, उनको फाइनेंशियल तो लूटा ही गया, उनका इमोशनली उनको बहुत बड़ा डैमेज दिया गया है। तो अब इस पर आप लोग अपनी ये राय बताइएगा, क्योंकि सवाल ये सामने खड़ा हुआ है कि क्या ऐसे जो केसेस हैं वो और भी सामने आते रहेंगे, या फिर ये एक फुल स्टॉप इन पर लगेगा। सिस्टम जो है उसको स्ट्रिक्ट करने के लिए क्या क्या उपाय करने चाहिए, हेल्थ केयर में क्या उपाय करने चाहिए, इस तरह के स्कैम जो हैं वो कैसे बंद होंगे। आपकी राय बहुत महत्वपूर्ण होती है, हमेशा बताया करिए कमेंट सेक्शन में। वीडियो को शेयर करिए जिससे ज़्यादातर लोगों तक पहुंच पाए, लोगों को पता चले, लोग सतर्क रहें, सावधान रहें। मिलेंगे आप अगले एपिसोड में, तब तक के लिए दीजिए इजाज़त। नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद, जय भारत। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।